जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जो सीरीज चल रही थी यूपीपीएससी 2023 पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, या फिर जो भी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जहां पर जीएस पूछा जाएगा, उन सभी के लिए ये टॉप 20 की सीरीज चल रही है। ठीक है, चाहे ये वनडे एग्ज़ाम्स हो या किसी भी स्टेट की पीएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का हो, या जहाँ पर भी जीएस पूछा जाता है, कोई सी भी परीक्षा हो, एसएससी, रेलवे, जो भी हो, जहाँ पर जीएस आएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज है। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसका ये 7वां वीडियो है, 6वां लिखा हुआ है लेकिन ये है बेसिकली 7वां वीडियो है इसका। 6 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसको देख लीजिए। निश्चित तौर पर आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ जो कि जिनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, या फिर वो प्रश्न ऑलरेडी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपको इसमें टॉप 20 की ये मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, और जो मैं व्याख्या करूँगा उसमें आपको करीब 30 से 35 प्रश्न आपके उससे क्लियर होंगे। तो अगर आप इसको देखते हैं 1.25 की स्पीड कर लीजिएगा इसको। बहुत छोटा वीडियो रहता है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 2-3 घंटे का वीडियो नहीं रहेगा ये, बहुत छोटा वीडियो रहता है, 20 मिनट, 25 मिनट, 22 मिनट ऐसे करके रहता है। तो आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में। अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसमें शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन करके वहाँ से इसको अपने आप भी हल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, ये दैनिक वंदे मातरम में प्रकाशित हुआ था। तो पहली बात तो ये देखिए कि ये सिद्धांत ये कब हुआ था। तो ये अप्रैल 1905 में हुआ था। ठीक है, इसके ये डेट याद रखिएगा। और ये वंदे मातरम एक दैनिक था, दैनिक इन द सेंस ये समाचार पत्र था एक तरीके से। और ये किसके द्वारा चलाया जाता था? तो ये अरविंदो घोष के द्वारा चलाया गया था, ये वंदे मातरम वाला, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये 1905 में ही हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा कब हुआ था, ये अप्रैल 1905 में। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन जब हुआ था तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? ठीक है, तो वो, या गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। तो वो किसके टाइम पे था? तो वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कर्जन की नीतियाँ ऐसी थी कि जो मतलब उसने बंगाल को ही विभाजित कर दिया। ठीक है, उस समय चूँकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ बहुत बढ़ रही थी और ब्रिटिशर्स जितने भी थे उनको लगा कि ये मतलब बंगाल जो है वो एक मुख्य केंद्र के रूप में उभर रहा था। तो इन्होंने बांटो और राज करो जो नीति थी उसको अपनाया, और इन्होंने बंगाल का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव उसको करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बहाना लेकर के इसको डिवाइड कर दिया 2 भागों में। ठीक है, और ऐसा डिवाइड किया कि जो है जहाँ पे अल्पसंख्यक होने चाहिए, मतलब वो उल्टा कर दिया। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1820 के दशक में अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1820 के दशक के विद्रोह मतलब नहीं था? कहने का मतलब ये है कि जो 1820 वाला जो दशक चल रहा था, दशक का मतलब हुआ कि 1820 से लेकर के 1830 के बीच में ये दशक माना गया। ठीक है, ये यही दशक होता है 10 साल वाला। इसमें पूछा गया कि कौन सा नहीं था। तो अब देखिए, इसमें इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अब आपको इनका ईयर पता होना चाहिए। जैसे संथाल विद्रोह आपको पता, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको, ये 55 और 56 के बीच में था ये। ठीक है, अहोम जो है ये 1828 के आसपास था, ये असम साइड में उधर। पागलपंथी भी ये 1813 से लेकर 31 तक चला था ये। रामोसी भी आपका इसी के दौरान था, 1820-22 के आसपास था ये, 20 से 22 के बीच में, या 21-22 में एग्जैक्ट, मतलब इसी के यही है, याद रखिएगा आप। तो देखिए, इसमें से जो ये वाला संथाल विद्रोह है, संथाल जो जनजातियाँ थी उनके द्वारा किया गया विद्रोह है ये, तो ये अलग हो गया। इसका जो उत्तर होगा यही होगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, संथाल विद्रोह, संथाल जनजाति जो अपनी अभी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो मुर्मू जो है वो संथाल जनजाति से ही संबंध रखती हैं। तो ये याद रखिएगा। बहुत बार अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे यूपीपीसीएस का जो इंटरव्यू हुआ था 2021 वाला, उसमें ये मतलब कई छात्रों से ये चीज़ें पूछी गई हैं, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वैसे भी
वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये सब मैंने बता दिया, जैसे अहोम विद्रोह मैंने बता दिया 1828 में हुआ था, ये कुंवर गोमधर इसके नेता थे, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन, ये मतलब विद्रोह किया गया था, तो उनका भी नाम याद रखिएगा। पागलपंथी में करम शाह के नेतृत्व में ये बंगाल में ये हुआ था ये, ठीक है। रामोसी ये वेस्टर्न घाट का है ये, तो ये भी याद रखिएगा। रामोसी में चित्तर सिंह थे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये नेता हैं वो भी पूछे जाते हैं, मैचिंग में आता है क्वेश्चन। हिंदू धर्म संरक्षणी सभा की स्थापना किसने की थी, कब किया गया था, मतलब इसका गठन, तो ये 1893 में किया गया था और चापेकर बंधुओं ने इसकी ये स्थापना की थी, ठीक, याद रखिएगा ये चीज़ किसने की थी। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो चापेकर बंधु, ठीक है, याद रखिएगा। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए खुद को प्रस्तुत करने वाले तीसरे व्यक्ति कौन थे। देखिए अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 साल में तो कई बार, मतलब कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो पहले जो थे वो विनोबा भावे थे, तो इनका जो नाम याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे थे, वो पहले सत्याग्रही थे, ठीक। दूसरे सत्याग्रही भी पूछे गए हैं, तो दूसरे सत्याग्रही थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका भी नाम याद रखिएगा। तीसरे कौन है, उनका भी नाम याद रखिएगा, तीसरे के लिए पूछा है तो वो ब्रह्मोदत्त थे, ठीक है, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी या फसल की विफलता भारत में एक गंभीर खाद्य तेल का संकट उत्पन्न कर सकती है। तो ये मूंगफली है, मूंगफली का तेल बहुत अपने यहाँ यूज़ होता है, आपने देखा होगा रिफाइंड वगैरह में। तो ये अगर इसकी दिक्कत हो गई तो मतलब समस्या हो सकती है। गोदावरी नदी को अक्सर वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो जो वेस्टर्न घाट की जो नदियाँ हैं ना, बहुत पुरानी नदियाँ हैं वो वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट कौन सा पार्ट होता है, वेस्टर्न घाट जो, जैसे ये इंडिया का अगर आप मैप देखते हैं ये ऐसे, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इसको ईस्टर्न घाट, यानी ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ठीक, तो याद रखिएगा। तो इस तरफ वाली जो नदियाँ हैं, ये इस तरफ वाली इधर से निकलती हैं यहाँ से, वो नदियाँ सब बहुत मतलब बहुत पुरानी हो गई हैं ये, ठीक है। इनका जो पानी है वो भी एकदम मतलब कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि वृद्ध गंगा क्यों कहा जाता है गोदावरी को, तो इसलिए कहा जाता है कि इससे काफ़ी मतलब इसका जो आकार है, मतलब आकार नहीं, इसकी जो मतलब ये बहुत पुरानी नदी है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। अभी देखिए कुछ चीज़ें मैं और एडिशनल बता देता हूँ आपको। जो गोदावरी है, गोदावरी नदी है, ये गोदावरी हो गई और कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ठीक है, नर्मदा हो गई, तापी, ये सब नदियाँ इधर वाली नदियाँ हैं ये वेस्टर्न घाट की। लेकिन ये वाली जो नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो सब पूर्व की तरफ बहती हैं, यानी इनका जो बहाव है वो अपने बंगाल की खाड़ी में आकर ये गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और राप्ती 2 नदियाँ इधर ऐसी हैं, 2 और भी हैं, लेकिन ये मुख्यतः भ्रंश घाटी में बहने के कारण जो है ये आपको अरब सागर में जाकर अपना जल गिराती हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। लंबाई के हिसाब से देखिए तो गोदावरी जो है वो सबसे बड़ी नदी है उधर से, जो पश्चिमी घाट, या आप कह सकते हैं कि जो प्लेटू की नदियाँ हैं, ये प्लेटू वाली नदियाँ हैं, तो ये जो पठारी नदियाँ हैं वो, उनमें गोदावरी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो दक्षिण, दो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। दक्षिण की एक होता है दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा, इसको किसको बोलते हैं, वो कावेरी नदी को, ठीक है। और दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को। तो ये नाम जो मैंने बताया, जो टर्म, ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कच्छ का रण निम्नलिखित में से किसका प्राकृतिक आवास है। तो कच्छ का रण सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है कहाँ, तो कच्छ ये जो है गुजरात में पड़ता है, ये चीज़ याद रखना आप, गुजरात में पड़ता है। और इसका जो आपका ये है, ये किसके लिए फेमस है ये, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भारतीय वन्य गधों के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ पे ये गधे पाए जाते हैं। इको मार्क योजना, तो सबसे पहले आप ये जो ईयर दिया हुआ है वो भी याद रखिएगा, ईयर भी पूछा गया था, अभी शायद 2021 या 2022 यूपी पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था। इको मार्क योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 91 में प्रारंभ हुई थी। ये पूछा है कि इसमें क्या चीज़ होता है, किस चीज़ के लिए ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि ये इको मार्क वही जो इको फ्रेंडली जो
आपकी वो है ना मतलब ये इको फ्रेंडली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इनको वो लगाया जाता है। तो औषधि और प्रतिजैविकी के लिए ये बेसिकली काम करती हैं। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो मौसम विज्ञान विभाग है वो हीलियम को जो है वो भरता है उसमें गुब्बारों में और उसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसमें गैप होना चाहिए। त्वचा का कैंसर इसकी वजह से सही है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। डेसिबल ये ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ओजोन छिद्र से नहीं है, ये इसमें पूछा है नहीं है ना, नहीं, ठीक है। इसमें ये सही है। ये वाला जो है ये CFCs जो है CFC के लिए ये होता है ये, ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए तो डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ठीक है। इसका आंसर जो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी सही है, सुमेलित पूछा नहीं है पूछा है, तो ये ओजोन क्षेत्र के लिए CFCs जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? जैविक सूचक का कार्य कौन करते हैं? लाइकेन। ये प्रश्न पूछा गया है भैया, UPPCS में ये प्रश्न पूछा गया है, अभी 2022 वाले में ही पूछा था या 21 वाले में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दोनों में से एक में किसी में ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वो क्या होती है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सही कथन चुनना है इसमें। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। तो ये एक मतलब इसमें सही कथन चुनना है। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो आवृत्ति के समान, आवृत्ति एक समान होता है, दोनों को बोल रहे हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक। तो जो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है ना, ये इसमें आपको अगर थोड़ा सा पता रहे, जैसे जो विबग्योर है ना, विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर क्या होता है? विबग्योर में आप ऐसे देखिए, विबग्योर ये 7 मतलब रंग होते हैं ना, ये वाले रंग, वही उसी के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है कि भाई बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो ये जो ये वाला होता है और इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये जो आवृत्ति है उसी का उल्टा होता है, यानी कि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी और इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो ये जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है इसमें आपका डी वाला होगा, ये चीज़ याद रखिएगा, डी वाला होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्द्रता मापी। आर्द्रता मापी के लिए आपको पता है कि हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है आर्द्रता नापने के लिए। इसमें और भी हैं, वो बता देता हूँ मैं आपको, और जो चीज़ें दी गई हैं। लैक्टोमीटर क्या है? जो दूध की शुद्धता को नापने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें दोनों सेम ही हो गया है वो। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ड्स क्रिस्टल, जो घड़ी में कार्ड्स क्रिस्टल प्रयोग होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, इसमें पूछा गया है। तो वो कौन से पदार्थ के बने होते हैं? वो आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में यूज होती है? तो जो देखा होगा आपने वो टंगस्टन धातु होती है, ठीक है। इसका जो गलनांक है वो बहुत उच्च होता है, इसलिए इसको प्रयोग किया जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका जो फ़ारेनहाइट में तापमान है, फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है उसका, तो वो याद रखिएगा 104 डिग्री, ठीक है, 104 डिग्री होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये याद कर लीजिएगा। वैसे तो इसका एक फार्मूला है, लेकिन आप 40 डिग्री ऐसे ही पूछा जाता है तो आप उसको 104 डिग्री याद रखिएगा। चलिए, रडार का आविष्कार जो किया था, वो रडार का आविष्कार किसने किया था इसमें से? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, या आपके ये रॉबर्ट वाटसन ने? किसने किया था? तो ये आपके रॉबर्ट वाटसन ने किया था, ठीक। आपको पता होगा कि न्यूटन ने ये जो गति के नियम है वो दिए थे। ये गैलीलियो इन्होंने क्या, ये दूरबीन जो हम उसको देखते हैं ना, टेलीस्कोप, उसकी खोज की थी। जेम्स वाट ने भाप के इंजन की खोज की थी, ठीक। तो ये सारे ये इनको याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नीला थोथा जो होता है उसका जो रासायनिक नाम है वो पूछा गया है इसमें। तो रासायनिक नाम आपको CuSO4 5H2O होता है, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, रासायनिक नाम इसका यही है, रासायनिक सूत्र यही है। ठीक है, सिगरेट लाइटर में सिगरेट की जो लाइटर देखा होगा आपने, सिगरेट जो पीते हैं जो लोग उनको पता होगा, जो नहीं भी पीते हैं उन्होंने भी खैर देखा ही होगा सिगरेट वाला लाइटर। तो उसमें पूछा है कि कौन सी जो वो है गैस है कौन सी होती है, वो उसमें वैसे होती है ये C4H10, उसको बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटेन। तो वो भी याद रखना। ठीक है, तो चलिए ये टॉप 20 आज के क्वेश्चंस जो है वो समाप्त होते हैं यहाँ पे। और आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में। और इसकी PDF चाहिए तो फ्री में मैं आप PDF आप टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस वैसे भी कर सकते हैं जब भी आपको समय मिले। देखिए, आप कुछ भी पढ़ाई करते रहें, उससे आपको मतलब पढ़ते रहिए रूटीन में। ये 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है, 1.25 के स्पीड में अगर आप देख लेंगे इसको तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। और आप कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा वो बता दीजिए। प्रश्न कैसे लगे आपको वो भी बता दीजिए, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।